हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो पी वाई क्यूज़ थे ईवीएस से रिलेटेड, उससे हमने नोट्स बनाए थे और उसी को हमने डिस्कस किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जितने हमारे 4 यूनिट हैं वीएस में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। नाम बहुत बड़ा है बट एज सच कुछ बहुत ही आसान, मतलब निहायत ही आसान चैप्टर है। ईवीएस ही निहायत ही आसान है। हम बस एक बार गो थ्रू करेंगे और आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर का मतलब ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये होता है कि ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि इकोलॉजी, जोग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनका ये एक तरीके से समागम है। और इनमें इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है। आपको जान के हैरानी होगी, स्टेटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें कि इसका स्कोप क्या है। इसका स्कोप ये है कि कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज हो गई, ह्यूमंस का इम्पैक्ट क्या होता है इकोसिस्टम पे, ये सब जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस किस में होती है? इसकी इंपॉर्टेंस होती है कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन जैसे चैलेंजेस हैं, उनको ध्यान रखते हुए जो है हमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ना पड़ता है। और लास्ट में है एप्लीकेशंस की। इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं? जो हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनती हैं, जो नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना रहता है, उसका आइडिया हमें किससे लगेगा? हमें इस मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की वजह से लगेगा। तो आपको ये 4 पॉइंट, या इससे अगर आपको और होता है तो फ्लो चार्ट कुछ बना दीजिए, आपको पेपर में पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इस पीडीएफ में, और मतलब जो अब आगे की सबसीक्वेंट यूनिट्स हैं उसमें मैंने ये किया है कि साथ ही साथ मुझे जहाँ पे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें मैंने वाई दिस मैटर करके एक हेडिंग डाल दी है, और साथ ही साथ में उससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो भी डाल दी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाई दिस मैटर मैंने यहाँ पे लगा दिया, और साथ ही साथ में पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस भी लिख दिए। तो ये आपको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये डिस्कस करने लगूंगा इसमें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और ये एक सेल्फ सस्टेनिंग एनर्जी फ्लो होता है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ब्रीड कर रहे हैं, जब उनकी डेथ हो जा रही है तो उसके ऊपर पैरासाइट्स एक्ट कर रहे हैं, स्केवेंजर्स एक्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन रेप्लिशिंग हो रही है। साथ ही साथ में वाटर में जो है वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, सेडिमेंट्री साइकिल हो रहा है, मतलब एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। ये जो भी मैं टर्म बोल रहा हूँ आपके सामने, आपको लग रहा होगा अभी, बट ये आगे सारे के सारे जितने मैंने टर्म्स अभी बोले हैं, सारे के सारे टर्म डिस्कस होने वाले हैं। उसके बाद इसके दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास इकोसिस्टम के। एक आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, और दूसरा होता है फंक्शनल कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की बात करें तो एक इकोसिस्टम के दो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हो गए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक कंपोनेंट हो गए जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स। फंक्शनल कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि बायोमास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे। एनर्जी फ्लो, एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मतलब प्रोड्यूसर्स से हमेशा कंज्यूमर्स की तरफ जाती है, तो उसको हम यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसके अंदर हमारे पास कार्बन साइकिल होता है, और नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऑक्सीजन साइकिल होता है। ये सारे साइकिल्स हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं। और डीकम्पोजिशन, मतलब जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको भी तो हमें वापस से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। तो ये हमारे 4 फंक्शनल कॉम्पोनेंट और 2 हमारे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो मतलब जो है इसका ये हुआ कि सन से हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे ऑटोट्रॉप्स हैं, वो एनर्जी ट्रैप करते हैं और वो आगे के ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको ही हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। एनर्जी सोर्स क्या है हमारा? सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें भी वही लिखना है आपको। उसके बाद ट्रांसफ़र एफिशिएंसी क्या होती है? तो इसमें हमें दो लॉ याद रखना है, एक होता है 1% लॉ और एक होता है 10% लॉ। इन दोनों को मिला के जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी मॉडल, जिसको ईपी ओडम ने दिया था। यूनिवर्सल फ्लो ऑफ एनर्जी मॉडल जो रहता है उसमें हम दोनों चीज़ लिख देंगे कि जो टोटल एनर्जी सन से आती है उसका 1% प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद प्लांट जो है उसके बाद जो अगले ट्रॉफिक लेवल हैं उस पर सिर्फ 10% का ट्रांसफ़र होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि अगर 1 लाख जूल एनर्जी सन हमें दे रहा है, तो प्लांट्स कितना एब्जॉर्ब करेंगे? उसका सिर्फ 1%। वो कितना हो गया? 10,000 जूल हो गया। फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, उनके पास उसका 10% जाएगा। 10% जाएगा, मतलब सॉरी, 1 लाख का 1% तो कितना हो गया? 1,000 हो गया ना, तो उसका 10% 100 हो गया।
फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा 10, और जो एपेक्स प्रेडेटर्स होंगे या फिर जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, उनको सिर्फ 1 जूल एनर्जी जाएगी। और ये बाकी का जो लॉस हो रहा है 90%, वो क्या है, वो लाइफ प्रोसेसेस में एनर्जी लॉस हो रही है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मतलब सिर्फ ज़िंदा रहने में जो उनकी एनर्जी खर्च हो रही है वो हमारे बाकी सारे एनर्जी लॉसेस में काउंट होती है। इसी को हम ट्रांसफ़र एफिशिएंसी कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फूड चेन बना रखे हैं, एक प्रोड्यूसर हर्बीवोर टॉप प्रेडेटर और एक नीचे प्रोड्यूसर डीकम्पोजर प्रेडेटर। तो बेसिकली एक हमारा है ग्रेजिंग फूड चेन, मतलब जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और जो हमारा टॉप प्रेडेटर या जिसको हम एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं वहाँ तक जाता है। और दूसरा होता है हमारा डेट्रिटस फूड चेन, जो कि डेड एंड डीकेइंग मैटर से शुरू होता है और उसमें डीकम्पोजर्स अपना काम करते हैं। और ये दोनों टीएफसी और जीएफसी शॉर्ट फॉर्म में इसको ये कहते हैं, आपस में रिलेटेड रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वाई चेन ऑफ एनर्जी। मतलब वाई शेप में बेसिकली है ना, प्रोड्यूसर से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों और वाई शेप में जा रहे हैं, तो जीएफसी और डीएफसी दोनों से इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं वाई फ्लो ऑफ एनर्जी। एक होता है सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, तो वो हमारे हो गए ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। एक होता है यूनिवर्सल एनर्जी जिसमें हमने लॉज बता दिए, और एक होता है वाई एनर्जी फ्लो जो हमने अभी देख लिया क्या होता है। उसके बाद होता है फूड चेन। फूड चेन बड़ी आसान चीज़ है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल का आदमी जो है वो अपने से ऊपर, मतलब जो सबसे ऊपर का ट्रॉफिक लेवल का है वो अपने से नीचे वाले को हंट करेगा, उससे जो नीचे है वो उससे नीचे वाले को हंट करता जाएगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खा लिया रॉबिन। रॉबिन ये हाउ आई मेट योर मदर वाली रॉबिन नहीं है, ये पंछी एक होती है उसका नाम है। ग्रास हॉपर को खाया रॉबिन ने, और रॉबिन को खा गया कौन, हॉक, मतलब कि बाज कहते हैं ना, हाँ बाज खा गया उसको। तो ये हमारा हो गया बेसिकली फूड चेन्स। अब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो वो कहलाएगा फूड वेव, कि गिद्ध ने किसी को खा लिया, गिद्ध को किसी ने खा लिया, मतलब एक दूसरे को खाए जा रहे हैं, खा पी के एकदम मस्त हैं सब, तो वो हो गया फूड वेब। और फूड वेब ही बेसिकली काम करता है, कभी भी लीनियर चीज़ें नहीं होती हैं एनवायरनमेंट में, सब एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। तो यही हमारा फूड वेब की तरह का, फूड वेब हमारा ये होगा कि बहुत सारे फूड चेन जब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, फूड वेब। फूड वेब नहीं, फूड वेब। उसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। मतलब मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, नीचे जो प्रोड्यूसर्स हैं सबसे बड़ा, मतलब उनका सबसे बड़ा लेवल प्रोड्यूसर्स का रहेगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ऐसे करके ही हमारे पास 3 पिरामिड होते हैं। एक होता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर जो बताएगा कि प्रोड्यूसर्स इतने हैं नंबर में, उसके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो इतने नंबर में हैं। उसके बाद जो पिरामिड ऑफ बायोमास हो गया। पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब क्या हो गया कि वो नंबर बता रहा था पहले, अब ये बताएगा कि मास क्या है, उनका मास क्या है बेसिकली, तो उस टर्म्स में ये बता देगा। और तीसरा होता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में एक बात ध्यान रखनी है कि ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास किस केस में इन्वर्टेड होता है, आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास जो रहता है वो हमारा इन्वर्टेड रहता है एक्वेटिक लाइफ के केस में, क्योंकि उसमें जो है हमारे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन, जो कि हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, बेसिकली प्रोड्यूसर्स, और जू प्लैंक्टन्स हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये नंबर में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इनका कलेक्टिवली मास जो रहता है वो बहुत कम रहता है। इनसे ऊपर आ जाएंगी हमारी छोटी मोटी फिशेज जो जू प्लैंक्टन्स को खाएंगी, और जो हमारे एपेक्स प्रेडेटर होते हैं पानी में, उनका जो है मास बहुत हाई रहता है। तो इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स के केस में, एक्वेटिक इको सिस्टम के केस में जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड रहता है। अगर मैं बात करूँ पिरामिड ऑफ नंबर की, तो अगर मैं सिंगल ट्री की बात करता हूँ, अगर मुझे सिर्फ सिंगल ट्री को एज अ मैं पिरामिड ऑफ नंबर में दर्शाऊंगा, तो उसमें प्रोड्यूसर तो एक ही है मेरा ट्री, तो इसलिए वो उल्टा हो जाता है। मतलब मेरा प्रोड्यूसर सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर हैं, फिर उससे ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एक ही पेड़ में अगर मैं देखूंगा तो उसका इकोसिस्टम जो है बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैं जज करूंगा, और उसको जज करते समय मुझे ये पाया गया कि ये भी इन्वर्टेड फॉर्म में रहता है। बट जो एनर्जी मैंने पहले ही बता रखा है कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ हमेशा मूव करती है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब हमेशा ही वो सीधा खड़ा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, इन्वर्टेड कभी नहीं होगा। उसके बाद इसके पोटेंशियल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसके बाद आता है हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये सक्सेशन होता गया बेसिकली, राजा आया, उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसका बेटा आएगा, और हो सकता है कि बेटा आए ही ना, हो सकता है सेनापति था, सेनापति को जलन हो गई, सेनापति ने मार दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन होता है और सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अब प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ कि सबसे पहले कुछ नहीं था वहाँ पे, मतलब राजा तो था बहुत गरीब था, कुछ नहीं था उसके पास, मतलब
बस रॉक्स थी वहाँ पे, आप ये मान के चल लीजिए रॉक्स थी। रॉक्स पे जो हमारे लाइकन्स या लीजेंड्स आप जैसे प्रोनाउंस करते हैं, उन्होंने इसके ऊपर घर बनाया अपना। इसको धीरे धीरे हज़ारों सालों में इससे सॉइल बनी। सॉइल बनी तो क्या होगा, इसके ऊपर अब बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स आएंगे, जिनको हम अगर बात करें तो थैलोफाइटा जो बेसिक फाइलम जो होता है प्लांट्स का, वो आएगा। फिर धीरे धीरे ये डेवलप होगा और लास्ट में जाके एक मैच्योर ट्री जो है वो बनेगा हमारे पास। बट कभी कभार क्या होता है कि ऐसे मिट्टी मिट्टी बन गई, जैसे ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनना चालू हुआ या नया स्पीशीज़ आने लगी, तभी क्या हुआ, एक बहुत जब बड़ा कुछ मतलब विनाश हो गया। या तो फॉरेस्ट फायर हो गया, नहीं तो कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, और ये सारे के सारे जितने प्लांट्स थे सारे के सारे तहस नहस हो गए। तो फिर क्या होता है, उस केस में एक नई स्पीशीज़ जो है इसको टेक ओवर कर लेती है। तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। आप इमेजेस में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ऑकर्स इन एरिया वेयर एन एग्जिस्टिंग कम्युनिटी हैज़ बीन डिसरप्टेड ड्यू टू फॉरेस्ट फायर या फिर कोई दूसरी चीज़ों की वजह से। प्राइमरी सक्सेशन में रॉक्स, लीचन्स, मॉस ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट में ट्री बन रहा है। यहाँ आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक कम्युनिटी जो अपना सबसे ज़्यादा जो एंड मोमेंट पे वहाँ प्रेजेंट है, जैसे जिसने सारे के सारे अडेप्टेशन झेलते हुए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करते हुए जो लास्ट तक पहुंची है, वो हमारी कौन सी है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उसके बाद एकदम से क्लाइमेक्स कम्युनिटी में डिस्टर्बेंसेज हुई, जिसकी वजह से आग वाग लग गई और फिर नई स्पीशीज़ वहाँ पे आ गई। इसको हम कहेंगे क्या, सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। अब एक साइकिलिक सक्सेशन भी होता है कि ग्रोथ मतलब साइकिल चलता रहता है कि एक टाइम पर हमारी ये वाली स्पीशीज़ डोमिनेट कर रही है, दूसरे टाइम पर ये वाली स्पीशीज़ डोमिनेट कर रही है, तो उसको हम कहेंगे साइकिलिक सक्सेशन। इसी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक। ऑटो से मतलब क्या समझ सकते हैं, खुद से, स्वतः। तो ऑटोजेनिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद ही इस चेंज को प्रोड्यूस करते हैं। बट एलोजेनिक सक्सेशन जो होता है उसके अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू जो है ये सारे के सारे सक्सेशन जो है वो गो थ्रू किए जाते हैं। इसमें आप इमेज देख सकते हैं, इमेज में सबको समझा रखा है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। स्टेजेस ऑफ सक्सेशन में हमें बस ये कुछ टर्म्स ध्यान रखनी है। सबसे पहले होती है पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करेंगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, और अगर टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो लिचेंस या फिर मॉसेस हम कह सकते हैं, उस केस में होता है। उसके बाद दूसरी कम्युनिटीज़ जो उसके बाद आती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़। ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ में आता है हमारे पास सीरियल, जो कि इंटरमीडिएट स्टेज को फॉलो करती हैं, ये पायनियर्स के बाद आती हैं। उसके बाद लास्ट में आती है जो सारे के सारे सक्सेशन जितने भी हमने देख लिए हैं चेंजेस, उसके बाद सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करते हुए जो लास्ट में जो स्पीशीज़ बच जाती हैं उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेशन कि सक्सेशन कैसा होता है। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है और डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इसमें स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बढ़ती है, खास करके अगर हम बात करें सेकेंडरी सक्सेशन की, तो उस केस में जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। और सिंपल फूड चेन्स को हम फूड वेब से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा फूड वेब्स फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो इसलिए जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब जैसे स्पेसिफिक डाइवर्सिटी आएगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर बहुत अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक लेवल मतलब हो गया स्पीशीज़ के लेवल की डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी हो गया जीन्स के लेवल पे डाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल लेवल पे डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, तो उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन चाहिए तो वहाँ यहाँ पे लिखा ही हुआ है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसके अंदर आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया कि जेनेटिक मेकअप, जो हमारे जीन्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से डाइवर्सिटी आई है, जैसे कि राइसेस, वीड्स, ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन। जैसे हम निएंडरथल्स हो गए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, होमो इरेक्टस थे, और अभी जाके हम क्या है, होमो सेपियंस हैं। ऐसे ही राइसेस में बासमती के 27 से ज़्यादा वेरिएंट्स पाए जाते हैं। वीट की बात करें तो इंडिया में ही कम से कम 67 से ज़्यादा टाइप के वीट पाए जाते हैं। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी कि एक पर्टिकुलर रीजन और इकोसिस्टम में रहते हुए ही स्पीशीज़ के अंदर डाइवर्सिटी आती है, और इसको नंबर ऑफ स्पीशीज़ और रिलेटिव अबंडेंस के टर्म्स में नापा जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो डाइवर्सिटी आती है। जैसे फॉरेस्ट में अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ग्रासलैंड्स में अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रहेंगे, अगर माउंटेन या टुंड्रा वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं वहाँ पर अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, उनके एडेप्टेशंस अलग रहेंगी। अगर मरीन इकोसिस्टम है तो उसमें अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे।
तो ये हमारा हो गया क्या, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे कि स्पीशीज रिचनेस अगर फाइंड करनी हो तो इसमें 4 टर्म है, पॉइंट रिचनेस, अल्फा रिचनेस, बीटा रिचनेस और गामा रिचनेस। तो पॉइंट रिचनेस तो हो गया कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी स्पीशीज़, किस टाइप की स्पीशीज़ पाई जा रही है, तो उनका नंबर ऑफ स्पीशीज़। अल्फा रिचनेस हो गया मतलब उससे बड़े थोड़ा एरिया हमने कंसिडर कर लिया, उसके अंदर कितनी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं वो। बीटा और गामा जो है वो बेसिकली रेट हैं। तो बीटा में ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट टू हैबिटेट जो है क्या रेट ऑफ चेंज है बायोडाइवर्सिटी का। और गामा मतलब हो गया कि एक टोपोग्राफी से दूसरे टोपोग्राफी में, मतलब अगर मैं फॉरेस्ट से प्लेन्स की तरफ जा रहा हूँ तो उस केस में मेरा क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पीशीज़ बेसिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं डाइवर्सिटी में, तो उसको हम कहेंगे क्या, गामा रिचनेस कहेंगे। हैबिटेट हेट्रोजिनिटी, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस मतलब होता है सेम, और हेट्रोजीनियस का मतलब बेसिकली होता है अलग। तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेम हैबिटेट शेयर करने लग जाते हैं, तो उनका हैबिटेट में ही अलग टाइप, एक हैबिटेट के अंदर दूसरा हैबिटेट बेसिकली है, मतलब बहुत सारे हैबिटेट आपस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट मिक्स हैं। ऐसा तो नहीं है कि फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट ही है, मतलब पूरा जंगल ही है, कभी कभार होता है कि उसके अंदर एक वाटरफॉल है, कभी कभार हो सकता है कि उसके अंदर कहीं पे एक छोटी जगह मार्शी एरियाज आ गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट हेट्रोजेनिटी। फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जो फाइलोजेनेटिक मतलब हो गया कि बाहरी रूप से, एक हमारे पास जैसे फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है, तो वैसे ही फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब हो गया कि बाहर का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसमें जो डाइवर्सिटी आ जाती है। जैसे कि अगर इसका मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे हमारे पास मैंगोज़ की ही अगर मैं बात कर लूँ, तो आपने देखा होगा, अगर आपको तो शायद से हो सकता है उतनी आमों के बारे में नॉलेज ना हो, बट जो आम के जानकार लोग हैं वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि वो लोग देख के ही पहचान लेते हैं कि किस टाइप का आम है। अब स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ तो सेम ही है ना, स्पीशीज़ तो है हमारी मैंजीफेरा इंडिका ही, स्पीशीज़ तो यही है, बट उसके फाइलोजेनेटिक्स में, मतलब कि उसके शेप्स में, उसके बाहरी आवरण में जो है वो चेंजेस आए हैं, तो उसी को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है हमारे पास कि बायोडाइवर्सिटी क्यों चाहिए हमें। तो इसके लिए अलग अलग टाइप ऑफ इसलिए चाहिए हमें क्योंकि इसकी बहुत वैल्यू है, बिना वैल्यू के तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ह्यूमन इज़ सो सेल्फिश, उसको हर चीज़ में वैल्यू चाहिए। इसलिए सबसे पहले आती है कंजम्पशन यूज़ वैल्यू, कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से कमर्शियल एक्सचेंज करने के लिए प्रोडक्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है, फूड गैदरिंग्स, मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड, ये सब हमें जंगलों से ही मिलता है। उसके बाद ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के रहने की जगह ही क्या है, जंगल है, तो ये मेंटेन रहेगी, तभी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आता है प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू, की इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों की। फार्मास्यूटिकल्स, जैसे जो अर्जुन छाल है, या फिर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनके आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ बनती हैं वो कितने सारे अलग अलग टाइप की बीमारियाँ जो हैं वो ठीक करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद नेशनल इकोनॉमीज़, एक मेरे हिसाब से रिसर्च की गई थी कि वी आर इन डेप्ट ऑफ 27 ट्रिलियंस टू आर फॉरेस्ट, कि हम 27 ट्रिलियन डॉलर के डेट में हैं अपने फॉरेस्ट को लेके। हम उनको इतना फॉर ग्रांटेड मानते हैं, बट अगर हम वो कैलकुलेट करने लग जाए कि हम उनसे कौन सी चीज़ें लेते हैं, तो उसका अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्लोबली 27 ट्रिलियन डॉलर के जो है हम एनुअली, हर साल इतना जो है हम फॉरेस्ट से प्रोक्योर करते हैं अपने लिए। अब बायोडाइवर्सिटी में सोशल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज़ रहती हैं, तो उनका अपना कल्चर है, उनके अपने रिलीजन्स हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर अगर हम उनको सेफ करके नहीं रखेंगे, उनको सेफ गार्ड नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि धीरे धीरे वो स्पीशीज़, मतलब वो बेसिकली वो कम्युनिटी ही ख़त्म होने लग जाएगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में सेंटिनल आइलैंड्स हैं, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे जाना मना है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड कम्युनिटी है, क्योंकि वो इतने सालों से किसी दूसरे मतलब दूसरे कम्युनिटी या फिर बाहरी लोगों से नहीं मिली है, कि हो सकता है कि अगर हम लोग वहाँ पे जाए तो उनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होगी कि वो मर ही जाएंगे और वो पूरी की पूरी कम्युनिटी ही वाइप आउट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने उसको बेसिकली कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाना ही सबका बंद कर दिया है। उसके बाद इसकी एथिकल और एस्थेटिक वैल्यू भी, एस्थेटिक मतलब क्या हो गया कि जो देखने में अच्छा लगे, बेसिकली उसको हम एस्थेटिक कहते हैं। तो इसकी एस्थेटिक और एथिकल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, और एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स इट स्पीशीज़। अगर हम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, अगर हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे पावरफुल स्पीशीज़ बनाती है इस दुनिया की, तो हमें उसका एक मोरली, हमारे पास अगर अपर हैंड है, तो हमें उसको बाकी स्पीशीज़ को बचाने में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ऑप्शन वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत लोग करते होंगे, तो उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, तो इसका मतलब क्या, आप
फ्यूचर पे, आप आने वाले समय पे पैसा लगा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप देखें तो बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी तो उतनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट्स और एक्सचेंज प्रोडक्ट्स जिनका पोटेंशियल आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत ज़्यादा है, वो हमें वैसे वैसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। बट अगर हम लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है कि वो हमारे साथ ही मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और उसका कुछ मतलब ही नहीं बचेगा फिर। तो इसलिए इसके ऑप्शन वैल्यू, इसके फ्यूचर के जेनेटिक रिसोर्सेज, इसके फ्यूचर में आने वाले जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इंडिया एज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, दुनिया में पहले तो मतलब मेगा डाइवर्सिटी नेशन में इंडिया जो है 12वें पोजीशन पे आता है और 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ हैं। और दुनिया का टोटल 2.4 मतलब जो वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं स्पीशी जेनेटिक है, और उसका 2.4% जो है वो इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद अगर ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो पूरे एशिया में फोर्थ है और 10th है ग्लोबली मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में। और अगर बायोडाइवर्सिटी स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि जो दुनिया में टोटल जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है उसका 8% अकेले इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज़ भी बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया और भी बहुत सारी जैसे फ्लाइंग स्क्विरल्स हो गए। तो ऐसे कुछ बहुत ही एंडेमिक स्पीशीज़ जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, इसका एंडेमिज्म बहुत हाई रहता है। तो इसलिए इंडिया भी एक तरीके से दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा डाइवर्सिटी नेशन है। उसके बाद आते हैं हमारे पास बायो जियोग्राफिकल जोन्स। तो इंडिया में जो हैं बेसिकली 10 बायो जियोग्राफिकल जोन्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हो गया हिमालय के पार, मतलब हिमालय से भी नॉर्थ में। तो इसमें आ गया हमारा काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और कैलाश। एक्चुअली में अगर हम बात करें, टोटली बात करें, तो जो हमारा माउंट काराकोरम है वो सबसे बड़ा माउंटेन होना चाहिए इंडिया का, बट माउंट काराकोरम नहीं है, कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। इसलिए ऐसा है क्योंकि माउंट काराकोरम एक्चुअली में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। तो जिस दिन हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पीओके हम वापस से मिला लेंगे तो उस दिन हमारा जो है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी चेंज हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माउंट केटू में। बट हम मान के माउंट केटू ही चलते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं कि किसी दिन हमारे पास भी पीओके हमारे वापस मिल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास हिमालयन जोन्स, जो आपको पता ही है, ग्रेटर हिमालय होता है, हिमाद्री रीजन्स होती हैं और शिवालिक रीजन्स। तो ये हमारे पास 3 रीजन होता है हिमालय में। उसके बाद इंडियन डेजर्ट जोन्स, तो इसके अंदर दो डेजर्ट्स आ गए। एक तो हो गया कोल्ड डेजर्ट जो कि हमारा लेह लद्दाख, और एक हो गया हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, थार डेजर्ट, जो कि हमारा हॉट डेजर्ट हो गया। फिर उसके बाद सेमी एरिड जोन्स, जो कि बेसिकली थार डेजर्ट के बाद जो अरावली हिल्स और विंध्याचल रीजन जो होता है हमारा वहाँ पे है ये। और आप अगर आपको मतलब और इजीली अगर देखना है तो मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है सेमी एरिड रीजन्स। ये रहा डेजर्ट, ये रहा हमारा सेमी एरिड रीजन। तो मैंने मैप एक तरीके से डाल दिया ताकि आपको विजुअली पता रहे कि मैं कौन से चीज़ों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आगे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद वेस्टर्न, वैसे तो कोस्टल प्लेन्स लिखना चाहिए यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद आ गया हमारे पास डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है बेसिकली दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है, ओल्डेस्ट लैंड मास टू एवर एग्जिस्ट जो है वो हमारे इंडिया में है, डेक्कन प्लेटू। गेंजेटिक प्लेन्स जो है, जो कि अपनी फर्टिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी मतलब उगाया जा सकता है, इतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड है गेंजेटिक प्लेन्स हमारी। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हो गए। फिर आइलैंड्स हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और कोस्टल रीजन्स हैं। आइलैंड्स में अगर बात करें तो हमारे पास डॉर्मेंट वॉल्केनोज भी हैं, जैसे कि बैरन आइलैंड में एक वॉल्केनो है हमारे पास, और भी एक दो अंडमान एंड निकोबार में ही बहुत सारे मतलब डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज पाए जाते हैं। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार 512 टोटल इसमें आइलैंड्स हैं, जिसमें 36 रहने लायक हैं। और लक्षद्वीप तो बहुत ही छोटा है, मतलब उसमें तो मेरे हिसाब से 36 टोटली आइलैंड्स हैं और 3 या 4 रहने लायक हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज फैक्ट्स, बट आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो वैसे तो दुनिया में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जिसमें से 4 जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 4 जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं, ये आप मैप में भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। देखिए मैं आपको ये तो मैं बता रहा हूँ और आप एक बार इन सब चीज़ों को गो थ्रू कर लीजिए, बट मैं कहूँगा कि एग्जाम से मोस्टली आप पता है ये सब चीज़ें कॉमन सेंस से भी बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस चीज़ से थ्रेट हो सकता है। बहुत पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, जानवरों को मार दिया, हंटिंग की वजह से हो गया, हम टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थ्रेट्स हैं। ठीक है, तो आप मतलब बेसिक नॉलेज जो भी है आपको, आप उससे भी ऐसी चीज़ें आंसर कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें की पॉइंट्स हो गए जैसे कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन।
इट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन। साथ ही साथ में ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जितना हमें यूज़ करना चाहिए उससे हम ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और वो रेप्लेनिश ही नहीं हो पा रहा है तो ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी हम यूज़ कर रहे हैं, बट रीन्यूएबल रिसोर्सेज का होता है कि वो रेप्लेनिश हो जाते हैं और कम टाइम में, बट हम इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि उनको वापस से रेप्लेनिश होने में भी टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हो रहा है। उसके बाद होता है इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़। बेसिकली इसमें हम ये करते हैं कि एक स्पीशीज़ जो कि नेचुरल नहीं है, मतलब उस इकोसिस्टम में उसको नहीं होना चाहिए था, उसको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि वाटर हायासिंथ है, वो अमेज़ॉन बेसिन में पाई जाती है क्योंकि अमेज़ॉन में भाई बहुत ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये वाटर हायासिंथ इतना ऑक्सीजन ऑक्सीजन पगलू आदमी है ये कि इसको दुनिया भर में ये फैला दिया गया। पता नहीं कैसे फैल गया, इसकी नॉलेज नहीं है मुझे, पर दुनिया भर में फैला दिया गया। और वाटर क्लॉगिंग और सारे की सारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम को हार्म करके रखा हुआ है इसने, वाटर हाइसिंथ ने। उसके बाद क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि वेदर इवेंट्स हमारे एकदम अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स हमें समझ ही नहीं आ रहे हैं कि इतने ज़्यादा कैसे चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद हम आते हैं RET स्पीशीज़ इन इंडिया। R स्टैंड्स फॉर रेयर, E स्टैंड्स फॉर इंटेंजर, T स्टैंड्स फॉर थ्रेटेंड, और अगर एक और E ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा एक्सटेंट। और ये वो स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटेंशन के रिस्क पे हैं। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है? इंडियन बंगाल टाइगर जो है हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन जो गिर फॉरेस्ट में पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है हमारे पास ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, और बहुत ही एंडेमिक प्लांट्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज़ हैं, और भी कोरल प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनग्रूव प्लांट्स हैं जो कि पाए जाते हैं सुंदरबंस में। तो उन सब की अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो कि RET के अंदर आते हैं। RET बनाता कौन है? वो बनाता है मेरे हिसाब से IUCN जो है हमारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्पीशीज़, कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऐसे करके हैं। इसके अंदर दो आ जाते हैं, IUZN जो कि एनिमल्स के लिए देखते हैं, और IUBN जो कि मेरे हिसाब से प्लांट्स का देखते हैं। Z स्टैंड फॉर जूलॉजिकल एंड B स्टैंड फॉर बोटेनिकल, ऐसे ही करके कुछ होता है, मुझे नाम उतना कंठस्थ नहीं है अभी। उसके बाद आते हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं बेसिकली, इन सीटू हैं और एक्स सीटू। अब कौन सा क्या है ऐसे ध्यान रखिए। इन सीटू मतलब जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, इन मतलब जहाँ पे पहले से ही वो रह रहे हैं उसी को हमने उसी जगह पे हम कंजर्वेशन जो है कर देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर मतलब अगर उससे कहीं दूर जगह जाके हम कंजर्व करा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू और एक्स सीटू इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिए। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो होते हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और इसमें नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व किया कराया जाता है। और यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को साइमल्टेनियसली प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, और यहाँ पे साथ ही साथ उनकी इवोल्यूशन और अडेप्टेशन में भी भागीदारी बढ़ती रहती है। अब इसके अंदर किस टाइप के आते हैं? जैसे सबसे पहला हो गया हमारे पास नेशनल पार्क्स। तो यहाँ पर सारी की सारी जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे कि ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन, ये सब बैन होता है। सिर्फ यहाँ पे पालन पोषण किया जाता है हमारे स्पीशीज़ का, जिसके अंदर आता है हमारे पास कान्हा नेशनल पार्क हो गया जो कि मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में है, और बंदीपुर नेशनल पार्क। उसके बाद आता है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, और कंजर्वेशन के साथ उनको इंटरफेयर करने का कोई इजाज़त नहीं रहती है। तो ये हमारी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। गिर सेंचुरी जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। फिर आते हैं हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यहाँ पे बेसिकली वाइल्ड लाइफ के साथ साथ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और स्पीशीज़ को डोमेस्टिकेट भी किया जाता है। और इसमें दो जोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक होता है बफर जोन और कोर जोन। तो कोर जोन तो हमारा होता है कि एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड जोन है जहाँ पे मतलब एकदम ही एंडेंजर्ड स्पीशीज सब रखी हुई हैं। बफर जोन जो होता है वहाँ पे हम स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च भी करते रहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली रिसर्च पर्पजेज से जो है वो बनाए गए हैं, और इनमें साथ साथ प्रोटेक्शन भी होती रहती है, और साथ ही साथ में हम रिसर्च भी करते रहते हैं कि इनको इन केस अगर इनकी एक्सटेंशन बहुत पास आ गई तो किस तरीके से बचाया जा सकता है और क्या क्या किया जा सकता है। तो उस केस में जो है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व काम आते हैं। मेरे हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व कुछ टोटल मिला के 12 हैं इंडिया में। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द नंबर, यू कैन चेक इट आउट। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है। सैक्रेड ग्रोव्स बेसिकली ये वहाँ की ट्राइब्स जो हैं और जो बेसिकली वहाँ के एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो कुछ अपने ट्रेडिशंस, उनके कुछ कस्टम्स हैं जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ या पर्टिकुलर पेड़ या पर्टिकुलर जानवर को
बहुत ज़्यादा पूज्य मानते हैं, तो उनको हम सैक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। जैसे कि खासी हिल्स मेघालय में जो वो भी है, वो पूरा का पूरा सैक्रेड ग्रोव एरिया है, और वो पूरा का पूरा कंट्रोल वहाँ के ट्राइबल चीफ्स के अंडर आता है। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करती है। मेघालय में अगर आपने सुना होगा शायद से कि शिलोंग में जो है वो नेचुरल ब्रिजेस बनाए जाते हैं, मतलब दो पेड़ों के रूट्स को, जो प्रॉप रूट्स होते हैं उनको जोड़ के जो है नेचुरल ब्रिजेस बनाए जाते हैं, और इनको सालों साल लग जाते हैं बनने। बट एक बार जब ये बन जाए तो ये समय के साथ साथ, जैसे बाकी ब्रिजेस तो कमज़ोर होते जाते हैं, बट जैसे जैसे वहाँ पे, क्योंकि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कि वन ऑफ द मतलब इंडिया का या दुनिया का पता नहीं, मेरे हिसाब दुनिया का तो नहीं, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेरे हिसाब से मेघालय में ही होती है। और मौसिन राम में शायद से वो मेघालय में ही है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और जितना आप देखते हैं ये सब कुछ एक ब्रिज के फॉर्म में जो उसके प्रॉपर रूट्स होते हैं वो बनाया जाता है, और वो सालों साल चलता है, मतलब जनरेशन्स एंड जनरेशन्स उसको वो लोग यूज़ में करते हैं। तो ये हो गया हमारे इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, जैसे इसमें आते हैं जूज, बोटेनिकल गार्डन्स एंड सीड बैंक्स, और जीन बैंक्स एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, ये हमारे आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन में। टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस बता रहे हैं कि टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं। बेसिकली जेनेटिक मेथड, एक तरीके से वेजिटेशन का, मतलब प्रोडक्शन कर वेजिटेशन करने का, तो वो हमारा होता है टिश्यू कल्चर। इसमें हमें बहुत कम ब्रीडिंग टाइम लगता है, नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है, और जेनेटिक टेक्निक्स का यूज़ करके हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे एडवांटेजेस होते हैं टिश्यू कल्चर करने के। टिश्यू कल्चर ऑब्वियसली प्लांट्स में ज़्यादा देखा जाता है, आप टिश्यू कल्चर एनिमल्स में इतना आसानी से तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एनिमल स्पीशीज़ जो रहती है वो, उनकी कंपैटिबिलिटी अगर आप देखिए तो बहुत ही मुश्किल रहती है जेनेटिक लेवल पे बनाना। तो इसलिए हम देख पाते हैं कि टिश्यू कल्चर मोस्टली प्लांट्स में तो सक्सेसफुल हो जाता है, बट एनिमल्स में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बार ये इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन में डिफरेंस क्या होता है, आप एक बार ये प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस टेबल भी अटैच कर दिया है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक ही है, हाँ लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन साइकिल पे। न्यूट्रिशन साइकिल में हम 3 साइकिल पढ़ेंगे, एक इसमें वाटर साइकिल भी होता है, बट वो न्यूट्रिशन साइकिल मैंने नहीं रखा है, और आपको पता ही वाटर साइकिल क्या होता है। सबसे पहले इवेपोरेशन होगा और ट्रांसपिरेशन होगा साथ साथ में। इवेपोरेशन हो गया वाटर बॉल्स, ये ट्रांसपिरेशन होता है हमारे जो अर्थ वर्थ के जो प्लांट्स हैं बेसिकली उनसे होता है, और ग्रासेस, इन सब चीज़ों से सब मिला के ट्रांसपिरेशन होता है। ऊपर जाते हैं बादल बनता है, कंडेंसेशन होता है, बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यही होता है वाटर साइकिल। फिर पानी आता है, पानी एवापोरेट होता है, ये साइकिल चलता रहता है, इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऑक्सीजन साइकिल। तो ये देखिए बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, उसको हमने यूटिलाइज़ किया रेस्पिरेशन में, मॉइस्चर के साथ साथ, मतलब हमने पानी रिलीज़ किया, पानी फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हुआ, वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी। उसके बाद ग्लूकोज हमने रेस्पिरेशन में यूटिलाइज़ किया, ग्लूकोज का यूज़ करके रेस्पिरेशन में हमने CO2 बाहर निकाला, फोटोसिंथेसिस में यूज़ हुआ, वापस से ग्लूकोज बन गया। ये होता है हमारा ऑक्सीजन साइकिल। इसकी डिटेल में अगर आपको कैसे, मतलब आप सिर्फ साइकिल नहीं बनाएंगे ना पेपर में, साइकिल के साथ साथ एक्सप्लेन भी कैसे करना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। और ये नोट्स भी मैं अटैच करने वाले हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, तो फील फ्री टू गो थ्रू इट, ये आप लोगों के लिए ही है। उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में हमारे पास आप 3 प्रोसेस समझा देना कि कार्बन कैसे कैसे बेसिकली रिप्लेनिश हो रहा है, पूरी पूरी कैसे रिप्लेनिश हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में एक तो पानी में जाएगा और रॉक्स में जाएगा, और हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम डायरेक्टली यूज़ कर लें। तो प्लांट डायरेक्टली कैसे यूज़ करेंगे, फोटोसिंथेसिस से। प्लांट्स को खाया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, और हम लोगों ने, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उन्होंने खाया। फिर कंज्यूमर ने रेस्पायर किया तो CO2 वापस से चला गया रिलीज होके। उसके बाद डेड एंड डी के ऑर्गेनिज्म बने, वो जाके फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हुए, फॉसिल फ्यूल जलाएगा, कंबशन से वापस से CO2 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप बता देंगे, हो जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि इसमें आपको डायग्राम समझ नहीं आता रहता, बट बड़ा आसान होता है ये। आप बता दीजिएगा कि कभी कभार क्या होता है, लाइटनिंग होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पे, तो डायरेक्टली एन ट्रिपल बॉन्ड एन जो है वो प्लांट डायरेक्टली ले नहीं पाते, बट लाइटनिंग होती है तो डायरेक्टली N2 में, मतलब वो टूट जाता है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट से अमोनिया में, और सॉइल के अंदर चला जाता है। फिर प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को प्लांट करते हैं सॉइल में, प्रोटीन सॉइल में नाइट्रोजन लाने के लिए। अब लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जो हैं वो क्या आता है, जैसे कि पीस, पल्सेस, ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, और इनके अंदर इसलिए प्रोटीन भी पाया जाता है। अब
होता क्या है कि इनके जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जैसे कि एजाटोबैक्टर, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, जैसे कि सूडोसोमोनास, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे कि राइजोबियम जो सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। ये इसको अंडरगो करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से ये अमोनिफिकेशन होता है, और अमोनिफिकेशन से सॉइल में चला जाता है अमोनिया में। फिर वापस जैसे ही प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और ये वापस से जब हम लोग इनको यूटिलाइज करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटा या फिर वेस्ट जो निकलता है उसके अंदर नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म प्रेजेंट होता है, तो और ये वापस से फिक्स होके ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में। आप इसको समझाने के लिए फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, ये मैंने 4 लिख दिए हैं। आप इनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और एक बार इनकी डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली पूछता ही है हर साल ये 3 साइकिल, इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया इसमें। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल भी देख सकते हैं, आसान सा ही होते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं था तो मैंने इंक्लूड नहीं किया। जस्ट इन केस अगर पूछ लिया जाए तो आप फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल भी अपने में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद एक समरी चेक लिस्ट है, अगर आपको इनकेस रिवीजन करते समय देखना है तो हमने क्या क्या पढ़ा। मल्टी डिसिप्लिन नेचर के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस ऑफ इकोसिस्टम किया, फूड चेन्स के बारे में पढ़ा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ा, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी और साइक्लिक वाला ही पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स पढ़ें, वैल्यू क्या है बायोडाइवर्सिटी की ह्यूमंस के लिए वो भी पढ़ा, मेगा डाइवर्सिटी नेशन में इंडिया की स्टेटस क्या है, दुनिया में हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में 4, उनके बारे में पढ़ा, थ्रेड्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को, इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड के बारे में पढ़ा, और लास्ट में आके हमने ये क्या पढ़ा है अभी की न्यूट्रिशन साइकिलिंग कैसे होती है इन्वायरमेंट में। मेरे हिसाब से आपको ये यूनिट 1 पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। जल्दी यूनिट 2, 3, 4 भी मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए यू कैन गो थ्रू ईच ऑफ दिस वीडियो एंड कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम।